Hello everyone, this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome back to the lecture series of Contract Act. इसके पहले वाले वीडियो में हमने सेक्शन 1, 2, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी देख लिया था. इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, गो एंड चेक दैट आउट फर्स्ट, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ आगे का समझ में आएगा. आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 3, 4 और 5 देखने वाले हैं. सो स्टार्टिंग विथ सेक्शन 3. सेक्शन 3 बात करता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल के बारे में. कम्युनिकेशन यानी कि जो इंसान प्रपोजल दे रहा है वो प्रपोजल सामने वाले इंसान तक पहुंचे, उसका कम्युनिकेशन हो. एक्सेप्टेंस, सामने वाले इंसान ने अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है तो उसका भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसका भी पता चलना चाहिए अदर पार्टी को. रेवोकेशन, अगर वो जो प्रपोजल है उसको खारिज कर दिया गया है, उसको असेंट नहीं दिया है सामने वाले इंसान ने, तो उसके बारे में भी कैसे पता चलेगा ये बताता है सेक्शन 3. बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं. द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल and the revocation of proposal and acceptance respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking. ये कह रहा है कि जो कम्युनिकेशन है प्रपोजल का, एक्सेप्टेंस है या फिर रेवोकेशन है, ये किस तरीके से मालूम चलेगा कि ये हो गया है. तो ये पता चलेगा बाय एनी एक्ट और ओमिशन. कोई ऐसा एक्ट या फिर कोई ऐसा ओमिशन. ओमिशन का मतलब होता है कुछ ना करना या कुछ छोड़ देना, उसे हम कहते हैं ओमिट करना, ओमिशन. और ये कौन ओमिट करेगा या फिर कौन ये एक्ट करेगा? द पार्टी प्रपोजिंग, एक्सेप्टिंग और रिवोकिंग. जो पार्टी प्रपोज कर रही है या जो एक्सेप्ट कर रही है या जो रिवोक कर रही है. बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन. और उस एक्ट और ओमिशन के थ्रू वो जो पार्टी है वो कम्युनिकेट करना चाहती है अपना प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, और विच हैज द अफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट. या फिर वो जो एक्ट है या ओमिशन है उसका इफेक्ट है कि वो ऑलरेडी कम्युनिकेट कर देगा. 3 बहुत इजी लैंग्वेज में ये बोलता है कि जो प्रपोजल अगर आप दे रहे हो उसका जो एक्सेप्टेंस हो रहा है या रेवोकेशन हो रहा है उसका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी दोनों ही पार्टीज को पता होना चाहिए उस प्रपोजल के एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन और उस प्रपोजल के कम्युनिकेशन के बारे में. सेक्शन 3 से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस केस है फेल्टहाउस वर्सेस बाइंडली का. इस केस के जो फैक्ट हैं ये कुछ ऐसे हैं कि एक नेफ्यू होता है और उसके जो अंकल होते हैं वो अपने नेफ्यू से बोलते हैं कि तुम्हारा ये जो हॉर्स है मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, और अगर सामने से तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया तो मैं ये मान लूंगा कि ये हॉर्स तुमने मुझे दे दिया है ऑलरेडी. अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो नेफ्यू होता है ये अपने इंस्ट्रक्टर को बताना भूल जाता है और उसका इंस्ट्रक्टर उस हॉर्स को बेच देता है ऑक्शन में. अब यहाँ पे उसके जो अंकल थे वो उसको सू करते हैं कि इन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है. तो इस केस में जो कोर्ट है वो कहती है कि नेफ्यू का जो साइलेंस था वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट. एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं प्रपोजल का तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं. इसीलिए ऑक्शनर का जो सेल था वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा विद द अंकल. अब यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों? हमने सेक्शन 3 में देखा था कि जो प्रपोजल है उसका एक्सेप्टेंस है और उसका रेवोकेशन है, उसका कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पार्टीज के बीच में. अब यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि नेफ्यू साइलेंट था तो उसने कम्युनिकेट किया ही नहीं अपना एक्सेप्टेंस, तो इसीलिए यहाँ पे कोर्ट ने नेफ्यू के फेवर में रूल किया और कहा कि अंकल जो है उनको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई रिलीफ नहीं मिलेगा. इसमें एक और इम्पॉर्टेंट केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का. इस केस को आप डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं आपको इन शॉर्ट फैक्ट एक्सप्लेन करती हूँ. इसमें जो गौरी दत्त थे वो डिफेंडेंट थे, उनका नेफ्यू मिसिंग था, कहीं मिल नहीं रहा था, तो वो अपने सर्वेंट यानी लालमन शुक्ला को बोलते हैं कि तुम जाओ और मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आओ, पता करो देखो वो कहाँ है. जब उनका सर्वेंट उनके नेफ्यू को ढूंढने जाता है उसी ड्यूरेशन में जो गौरी दत्त थे वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि जो भी उनके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको वो 501 का रिवॉर्ड देंगे. अब इस ऑफर के बारे में लालमन शुक्ला को कुछ भी नहीं पता था. लालमन शुक्ला जाता है और उसको नेफ्यू मिल जाता है, वो उस नेफ्यू को लेके घर आता है और गौरी दत्त को सौंप देता है. अब इसके बाद 6 महीने के बाद लालमन शुक्ला को उनकी जॉब से निकाल दिया जाता है. अब क्योंकि उनका डिसमिसल हो जाता है जॉब से तो वो क्लेम करते हैं कि ये जो ऑफर था 501 का ये उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए बाय गौरी दत्त, क्योंकि ये प्रपोजल था और उनको इस प्रपोजल के बारे में भले नहीं पता था, लेकिन उन्होंने क्योंकि इस प्रपोजल को फुलफिल किया है तो वो एक एक्सेप्टेंस माना जाएगा. अब इस केस में जजमेंट क्या आया था? द ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड देयर मस्ट बी बोथ नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर
हमने सेक्शन 3 में देखा था कि एक्सेप्टेंस रेवोकेशन का भी कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में। आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, ये आप सामने वाली पार्टी को कन्वे करोगे। एंड बाय द पर्सन टू whom it is made, without knowing that offer exists, a person cannot accept it। भले कोई ऑफर एग्जिस्ट करता हो, लेकिन अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है और बिना उस ऑफर के बारे में जाने अगर आपने उस ऑफर को फुलफिल कर दिया है, या उस ऑफर में जो एक्ट करने के लिए कहा गया है अगर आपने वो एक्ट कर दिया है, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रपोजल के बारे में आपको पता ही नहीं था। तो इस केस में लालमन शुक्ला को 501 का रिवॉर्ड नहीं दिया गया था बाय द कोर्ट, और कोर्ट ने ये कहा था कि क्योंकि लालमन शुक्ला को प्रपोजल के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, तो ये सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। मूविंग ऑन, हम दो मेन कंसेप्ट के बीच का डिफरेंस देखेंगे, ऑफर एंड काउंटर ऑफर, और दूसरा डिफरेंस हम देखेंगे ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर के बीच का डिफरेंस। तो पहला देखते हैं ऑफर और काउंटर ऑफर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ऑफर वो होता है जहां आप सामने वाली पार्टी को अपना विलिंगनेस शो करते हो टू डू समथिंग और टू नॉट डू समथिंग, और आपका इंटेंशन होता है टू एंटर इनटू अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट। लेकिन काउंटर ऑफर क्या होता है, इट इज अ रिस्पॉन्स टू एन इनिशियल ऑफर दैट मॉडिफाइज द ओरिजिनल टर्म्स। देखो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ फॉर ₹1 लाख। अब यहाँ पे बी ने ए को बोला कि नहीं नहीं, मैं अपनी कार तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं 2 लाख में बेचूंगा। तो ये जो 2 लाख वाला ऑफर आया है बी की तरफ से, इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में जो ओरिजिनल ऑफर होता है, आप इसके टर्म्स को चेंज कर देते हो, मॉडिफाई कर देते हो, और वो बन जाता है काउंटर ऑफर। रिजेक्टिंग इट एंड प्रपोजिंग न्यू टर्म्स फॉर कंसिडरेशन, अ काउंटर ऑफर इज ट्रीटेड एज अ न्यू ऑफर। काउंटर ऑफर को नए ऑफर की तरह ट्रीट किया जाता है, रिक्वायरिंग एक्सेप्टेंस बाय द ओरिजिनल ऑफरर टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। जब उसका एक्सेप्टेंस ए देगा उसके बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। ऑफर और काउंटर ऑफर के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। जब हम बार्गेन करते हैं तो वो भी एक काउंटर ऑफर होता है, क्योंकि वहां पे भी हम नया प्राइस कोट करते हैं। तो बार्गेनिंग को भी आप काउंटर ऑफर के एग्जाम्पल में ले सकते हो। दूसरा डिफरेंशिएशन है ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर के बीच का। ऑफर मैं अगेन आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, तो हम इन्विटेशन टू ऑफर देखते हैं। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो कि इनवाइट करता है दूसरे लोगों को टू मेक ऑफर, बट डज नॉट इटसेल्फ क्रिएट अ बाइंडिंग अग्रीमेंट अपॉन एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर सामने वाला इंसान एक्सेप्ट कर रहा है ये सोच के कि आपने प्रपोजल दिया है, तो वो एक बाइंडिंग अग्रीमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप डीमार्ट गए होगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए होगे, वहां पे चीजें लगी होती हैं काउंटर्स पे विथ प्राइस टैग्स। वो क्या होता है, वो ऑफर नहीं होता है, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। जब आप वो प्रोडक्ट लेते हो और आप काउंटर पे जाते हो, तो वहां पे आप प्रपोजल दे रहे होते हो कि ये जो प्राइस कोटेड है इसमें मैं इस पे खरीदना चाहता हूँ। तो वहां पे अगर वो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या जो डीमार्ट है या जो भी शॉपिंग एरिया है, मार्केट है, वो चाहें तो उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकते हैं, अपना असेंट नहीं दे सकते हैं, और वो एक बाइंडिंग अग्रीमेंट नहीं होता है। उसके लिए आप उनको एनफोर्स नहीं करा सकते हो, उसको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। इन्विटेशन टू ऑफर जो होता है वो आपको दिखाया जाता है कि आप सामने से ऑफर दो कि मैं ये खरीदना चाहता हूँ। इसीलिए जब भी आप मॉल में जाते हो या किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, तो वो जो सामान लगे होते हैं प्राइस टैग के साथ, वो आपके लिए ऑफर नहीं होते हैं, वो इन्विटेशन टू ऑफर होते हैं। मूविंग ऑन, सेक्शन 4 बात करता है कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा। हमने सेक्शन 3 में देखा था कि प्रपोजल का, उसके एक्सेप्टेंस का, उसके रेवोकेशन का जो कम्युनिकेशन है वो दोनों पार्टीज के बीच में होना नेसेसरी है। लेकिन एक्चुअल में कब ये माना जाएगा कि ठीक है ये जो कम्युनिकेशन था ये कंप्लीट हो गया है, दोनों पार्टीज को पता है। तो यही क्वेश्चन का आंसर देता है सेक्शन 4। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। जिस इंसान को आप प्रपोजल दे रहे हो, जब उस सामने वाले इंसान को पता चल जाएगा उस प्रपोजल के बारे में, तब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन जो है प्रपोजल का कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद एक्सेप्टेंस का देखते हैं। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज ए ने बी को एक प्रपोजल दिया कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ। अब बी के पास ये प्रपोजल कंप्लीट हो गया, बी के नॉलेज में आ गया। अब बी जो है ये अपनी असेंट देना चाहता है ए को कि ठीक है मैं अपनी कार तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे बी ने क्या किया, बाय पोस्ट ए को एक लेटर लिखा और ए को भेज दिया कि ठीक है मैं अपनी कार तुम्हें बेचने के लिए रेडी हूँ और मैं तुम्हें अपनी कार दे दूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, बी के पार्ट पे
वो जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट कब होगा कंप्लीट, जब ए के पास वो लेटर पहुंच जाएगा, तब माना जाएगा कि बी के पार्ट पे वो जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन ए के पार्ट पे कब ये माना जाएगा कि ये कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का कंप्लीट हो गया है, जब बी वो लेटर पोस्ट करेगा, जब बी के हाथ से वो लेटर जा चुका होगा, वो ऐसे ट्रांसमिशन में हो चुका होगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कि बी अब उसको रोक नहीं सकता है, तब माना जाएगा कि ए के पार्ट पे वो एक्सेप्टेंस जो है कम्युनिकेट हो गया है। कंफ्यूज मत हो, बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर ए के बिहाफ पे व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ये एक ऐसे ट्रांसमिशन यानी एक ऐसे सीक्वेंस में डाल दिया गया टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, कि बी के पावर से, जिसने एक्सेप्ट किया है उसके पावर से बाहर है, कि वो अब अपने एक्सेप्टेंस को रोक नहीं सकता है, वो ए को ऑलरेडी दे चुका है। तब माना जाएगा कि ए के पार्ट पे वो जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस का वो कंप्लीट हो गया है। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बी के लिए व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब ए के नॉलेज में आ जाएगा तब बी के पार्ट पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो यहीं पॉज करो, पीछे जाओ और रिटर्न देखो वीडियो को, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो बेयर एक्ट को एटलीस्ट 2 बार रीड करो एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई एम देयर टू हेल्प यू। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो रेवोकेशन दे रहा है। मान लो अगर बी रिवोक कर रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो ये प्रपोजल मंजूर नहीं है, मैं ये प्रपोजल पे अपना एक्सेप्टेंस नहीं दूंगा। When it is put into a course of transmission of the person to whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it, जो रेवोकेशन दे रहा है अगर उसके हाथ से वो नॉलेज निकल गई कि ठीक है मैं रिवोक करने वाला हूं, और अब वो उस रेवोकेशन को रोक नहीं सकता है सामने वाली पार्टी तक पहुंचने से, तब ये माना जाएगा कि सामने वाली पार्टी के लिए वो रेवोकेशन का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। एज अगेंस्ट द पर्सन टू whom it is made when it comes to the knowledge, जिस इंसान को वो रेवोकेशन दिया गया है जब उस इंसान के नॉलेज में आ जाएगा तब माना जाएगा कि उसके लिए भी रेवोकेशन का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। देखो रेवोकेशन का कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस का सेम है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर कम्युनिकेशन का समझ में आ गया है तो रेवोकेशन का भी सेम प्रोसेस। नेक्स्ट है सेक्शन 5, ये बात करता है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं। अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। जो प्रपोजल है उसको आप किसी भी टाइम पे रिवोक कर सकते हो तब तक जब तक आपने उसका एक्सेप्टेंस सामने वाली पार्टी को कंप्लीट नहीं कर दिया है, कम्युनिकेट नहीं कर दिया है। लेकिन जब आपने अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दिया उसके बाद आप रिवोक नहीं कर सकते हो। एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। अगर एक्सेप्टेंस आप रिवोक कर रहे हो तो आप तब तक कर सकते हो जब तक उस एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन आपने सामने वाली पार्टी को नहीं दिया है, तब तक आप कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ए ने बी को एक प्रपोजल दिया कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ। अब बी अगर चाहे तो इंस्टेंटली या कुछ टाइम लेके उस प्रपोजल को रिवोक कर सकता है, खारिज कर सकता है, मना कर सकता है। लेकिन अगर बी ने ए को बोल दिया कि ठीक है मैं अपनी कार तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूँ, तो ये एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने के बाद बी रिवोक नहीं कर सकता है। सेम वे अगर एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है तो एक्सेप्टेंस रिवोक किया जा सकता है एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। जो एक्सेप्टर है उसके अगेंस्ट अगर कंप्लीट नहीं हुआ है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, तब आप रिवोक कर सकते हो। बी के पार्ट पे यानी जो एक्सेप्टर है इसके पार्ट पे एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? जब ए के नॉलेज में आ जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो बी ने अपना जो एक्सेप्टेंस था वो कम्युनिकेट किया थ्रू पोस्ट। अब ये जो पोस्ट है वो ए के पास अभी पहुंचा ही नहीं था, ये ट्रांजिट में ही था, और उसके पहले ही ए ने कम्युनिकेट कर दिया कि मैं ये जो प्रपोजल है इसको रिवोक कर रहा हूँ, इसके एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ए के पास टाइम है कि जब तक ये पोस्ट ए तक नहीं पहुंच रहा है तब तक वो रिवोक कर सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 3, 4 एंड 5। हमने 2 केस लॉज देखे, वो दोनों केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है तो वो केस लॉज आपको कोट करना है अपने आंसर में, वो नेसेसरी है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।